जब बायो बोलो तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और टेक्नोलॉजी साथ आ जाते हैं तो बन जाते हैं कई यूजफुल प्रोडक्ट्स। यही पढ़ेंगे इन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और सिर्फ इस एक वीडियो को देखने के बाद हमेशा की तरह आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार है सभी लोग? आई एम श्योर तैयारी होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का यूज along with टेक्नोलॉजी, बोले तो along with a set of processes, जिससे हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना सके, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सके जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल हो। अब जाहिर सी बात है कि भाई टेक्नोलॉजी का यूज़ हम ह्यूमंस कहाँ करते हैं? ऐसी जगहों पे करते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, राइट? यस। तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ऐसे यूजफुल एप्लीकेशंस के, जैसे कि शायद आप लोगों ने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, या फिर IVF दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में, जो बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स को बेबीज पाने में मदद करता है। तो बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पर स्पर्म और ओवम दोनों को बॉडी के बाहर इन विट्रो एनवायरनमेंट में फर्टिलाइज कराया जाता है और फर्टिलाइज हो जाने के बाद उसे वुमन की बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, राइट? तो इस तरीके से IVF जो है ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि आप कह सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी का ही एक एप्लीकेशन है। इतना ही नहीं, बहुत बार बहुत से लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, राइट? मतलब उनकी बॉडी के अंदर, उनके सेल्स के अंदर जो जीन्स हैं उनमें कुछ डिफेक्ट होता है। तो इस तरह के डिफेक्टिव जीन्स को करेक्ट करने में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। नीडलेस टू से एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है। इनफैक्ट इस लेसन के बाद जो दूसरा अगला लेसन हम पढ़ेंगे दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, वहाँ पर हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ में हम बायोटेक्नोलॉजी के इन प्रिंसिपल्स को, बायोटेक्नोलॉजी के इस थ्योरी को जो हम यहाँ पढ़ेंगे उसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं और किस तरीके से वो हमारे काम आता है। तो बच्चों, सबसे पहले ये समझो कि बायोटेक्नोलॉजी में किस लेवल पे काम होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है ना कि किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से हमने कोई जीन निकाल ली जो हमारे काम की है ऑफ कोर्स, और फिर उस जीन को हमने किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दी। तो मतलब बेसिकली मिक्स एंड मैच, जीन्स का मिक्स एंड मैच हो रहा होता है। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह आ जाती है कि मैम, जब हम अपने आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, ये सारे तो एक दूसरे से इतने ज़्यादा अलग हैं, तो हम इनके जीन्स का मिक्स एंड मैच करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। एंड द रीज़न बीइंग कि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर, इनके सेल्स के अंदर, इनका जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर होता है? DNA में होता है। यस, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब DNA क्या होता है इसके बारे में तो मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पूरा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ा है, पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है, तो आप लोगों को DNA के बारे में अच्छा खासा आइडिया है। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता है, मतलब अगर DNA के स्ट्रक्चर को देखो तो DNA के अंदर क्या होता है? बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ यार। नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, AGTC, जहाँ पर एडेनिन थायमिन के साथ पेयरअप करता है विथ डबल बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयरअप करता है विथ ट्रिपल बॉन्ड्स। तो ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना DNA का, ये सभी ऑर्गेनिजम्स में सेम है। और मेरे प्यारे बच्चों, यही बायोटेक्नोलॉजी का बेसिस भी है, राइट? तो इसका मतलब ये जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इतने अलग दिख रहे होते हैं, बट डीप डाउन जब आप उसके जीन के लेवल पे चले जाते हो, जब आप उसके DNA के लेवल पे चले जाते हो, तो इन सारे ऑर्गेनिजम्स में कुछ तो है जो कॉमन है। और ये जो चीज़ कॉमन है, कॉमन होने की वजह से ही ये मिक्स एंड मैच पॉसिबल है, उसी की वजह से बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल है। अब बच्चों, DNA के अंदर ये जो सीक्वेंसेस होते हैं, यही सीक्वेंसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करता है। ठीक है, मतलब
डीएनए के अंदर ये जो ATGC, ये जो सीक्वेंसिंग होती है, ये सेम नहीं होती है हर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। उसी वजह से सारे ऑर्गेनिजम्स अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब डीएनए के अंदर की ये जो सीक्वेंसिंग है, ये प्ले करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अब यहाँ पर भी देखो कुछ मज़ेदार बातें हैं। जैसे अगर हम सारे ह्यूमन बींग्स को देखें तो लगभग सारे ह्यूमन बींग्स सिमिलर होते हैं, सेम तो नहीं होते हैं। ऑब्वियसली मैं और आप बिल्कुल एक जैसे तो नहीं दिखते हैं, बट हम लोग काफ़ी सिमिलर दिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने आप को आपके साथ कंपेयर करूं तो हम दोनों के ही 2 आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, 2 हाथ हैं, 2 पैर है, तो मतलब बेसिक ढांचा सेम है, राइट। लेकिन वहीं अगर मैं अपने आप को एक बिल्ली के साथ कंपेयर करूं तो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, इन सारे ह्यूमन बींग्स में 99% ऑफ द बेस पेयर्स आर सेम। सेम बोले तो सेम, मतलब डीएनए के अंदर जो बेस पेयर्स हैं उसमें से 99% सेम है। मेरा और आपका 99% बेस पेयर्स सेम है। हम दोनों अलग दिखते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द 1% बेस पेयर्स। अब आप बहुत हल्के में ले लोगे, सिर्फ 1% बेस पेयर्स अलग होते हैं और उसकी वजह से हम इतने अलग अलग दिखते हैं। हालांकि 1% बेस पेयर को भी बच्चों इतना हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एक डीएनए के अंदर 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। बिलियन बोले तो 10 to the power 9 इतने बेस पेयर्स होते हैं एक डीएनए के अंदर। तो उसका 1% भी अगर आप ले लोगे तो वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी 10 to the power 7 में आता है ना। तो मतलब वो 1% बेस पेयर्स अलग होना भी अपने आप में काफ़ी सारे बेस पेयर्स अलग हैं। बट बोलने का मतलब ये है कि सारे ऑर्गेनिजम्स का बेसिक जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। डीएनए के अंदर जो बेस पेयर्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, लेकिन बेस पेयर के जो सीक्वेंसेस होते हैं वो अलग होता है। जितना अलग होता है ये सीक्वेंसेस, उतने ही ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से अलग होते हैं। तो अब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहला प्रिंसिपल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम से पता चल रहा है इट इज इंजीनियरिंग विथ जीन्स, यानी कि प्लेइंग अराउंड विथ जीन्स, जीन्स के साथ खिलवाड़। तो बेसिकली मिक्स एंड मैच ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग सा साधारण सा एग्जाम्पल लेंगे। जेलीफिश सबने देखा होगा, देखा नहीं भी होगा तो एटलीस्ट टीवी पे तो देखा होगा। तो जेलीफिश जो समुद्र के अंदर होते हैं, और जेलीफिश में एक खास बात होती है कि ये ग्लो करते हैं, राइट। इनमें ग्लो करने का जो है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब मान लो आपका मन किया कि मैम कितना अच्छा हो ना अगर ये फ्रॉग भी जेलीफिश की तरह ग्लो करने लग जाए, बट क्या ये पॉसिबल हो सकता है? सोचा जाए तो लॉजिकली पॉसिबल शायद हो सकता है। कैसे? अगर जेलीफिश के अंदर कोई ना कोई जीन होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके ग्लो करने के लिए, अगर उस जीन को हम जेलीफिश के अंदर से निकाल के फ्रॉग के अंदर डाल दें तो शायद फ्रॉग भी ग्लो करने लग जाएगा, राइट। तो लॉजिकली तो ये पॉसिबल लग रहा है, बट इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं? जीन का हेरा फेरी। इसका जीन इस ऑर्गेनिज्म से जीन निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं। तो बेसिकली दैट इज व्हाट जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट। इसका जीन वो उसमें, उसका जीन इसमें, यही करते हैं हम, मिक्स एंड मैच ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अगर हम दूसरे प्रिंसिपल की बात करें विच इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये क्या होता है? अब देखो मैंने पहले ही बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी में हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारा एंड गोल क्या है? कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और टेक्नोलॉजी के हेल्प से कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाना। अब ये यूजफुल प्रोडक्ट्स एंजाइम्स हो सकते हैं, वैक्सीन्स हो सकते हैं, एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट्स ये हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब ये प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे एक चीज़ की हमें सख्त ज़रूरत होगी, और वो क्या है? स्टेराइल एनवायरनमेंट। स्टेराइल बोले तो क्लीन, फ्री फ्रॉम कॉन्टैमिनेशन। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर सिर्फ हमारे डिज़ायर्ड माइक्रोब्स ही ग्रो करें, अनवांटेड चीज़ें बिल्कुल ग्रो ना करें। एंड दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो बायोटेक्नोलॉजी के ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो भाई अब सवाल ये आता है कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर ही क्यों रहे हैं? व्हाई टॉक अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज 2 वैरायटी है कैट की। एक है फरी कैट, बिल्कुल यू नो फर, बहुत सारा फर है उसमें। दूसरा है लेस हेयर्ड कैट, ठीक है। अब सब कुछ हम ह्यूमंस के नज़रिए से देखेंगे, हम अपनी नज़रिए से देखेंगे, क्योंकि ये जो बायोटेक्नोलॉजी का पूरा फील्ड है ये ह्यूमंस अपने हिसाब से ही करता है। टेक्नोलॉजी का यूज़ वो अपने बेनिफिट के लिए करता है,
ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात हम इसलिए करते हैं ताकि जो डिज़ायर्ड ट्रेट्स हैं, किसके डिज़ायर्ड, हमारे डिज़ायर्ड जो ट्रेट्स हैं उनको हम पा सके जीन्स के मिक्स एंड मैच से, ठीक है। अब ये जो दो वैरायटी ऑफ कैट्स हैं, नाउ जब हम पेट्स की बात करते हैं तो बहुत से ह्यूमंस प्रेफर करते हैं लेस हेयर्ड कैट, क्योंकि फर से क्या होते हैं, बहुत बार एलर्जिक जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो लेस हेयर्ड कैट प्रेफर्ड है, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि भाई ज़्यादा कैट्स, हमें लेस हेयर्ड कैट्स हमारे पास ज़्यादा हों, ठीक है। अब इसके कई सारे ऑप्शंस हैं। अब आप बोलोगे कि मैम उसके लिए तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का भी मेथड है, जहां पर हम दो डिफरेंट स्पीशीज़ या फिर दो डिफरेंट वैरायटीज़ को आपस में मेट कराते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस करवाते हैं, राइट। तो अब देखो भाई, रिप्रोडक्शन के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पर वेरिएशंस होती हैं, वहाँ पर यूनिकनेस होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पर कोई वेरिएशंस नहीं होती है, बस कॉपीज़ बनती चली जाती हैं। अब अगर हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, जहाँ पर हम दो डिफरेंट स्पीशीज को क्रॉस करवाते हैं या मेट करवाते हैं, तो वहां पर हमको क्या दिक्कत आती है। पहली दिक्कत तो ये आ सकती है कि बहुत से केसेस में जो अनडिजायरेबल ट्रेट्स हैं या फिर जो अनडिजायरेबल जीन्स हैं वो भी एक्सप्रेस हो जाते हैं। ऐसा भले ही हो सकता है कि किसी एक जनरेशन में वो ट्रेट हिडन रह गया, बट आगे के जनरेशन्स में हो सकता है वो ट्रेट्स दोबारा से हमको देखने को मिल जाए, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का। जैसे मान लो, हो सकता है कि हमको लेस हेयर्ड कैट चाहिए, तो वो हमारा डिजायर्ड ट्रेट है, तो हो सकता है एक या दो जनरेशन्स में हमको लेस हेयर्ड कैट मिल गया, बट आगे के किसी जनरेशन में हो सकता है हमें वापस से फरी कैट मिल जाए। तो यानी कि जो अनडिजायरेबल जीन्स हैं उनके मल्टीप्लाई होने के भी चांसेस रहते हैं, उनके एक्सप्रेस होने के भी चांसेस रहते हैं, इफ नॉट इन दिस जनरेशन बट इन द कमिंग जनरेशंस। बट जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आप समझो इस बात को कि हम जीन के लेवल पे ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। मतलब हम जीन के लेवल पर ही कि भाई मेरे को ये वाला जीन चाहिए, तो वो वाला जीन लेस हेयर्ड कैट मेरे को चाहिए, तो जो जीन लेस हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस जीन को निकाल करके कैट के अंदर डाल दिया, कैट के अंदर सेल के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा कि आने वाली जितनी भी प्रोजेनी है उन सब में क्या होगा, वही जीन है जो लेस हेयर कैट बनाए। तो इस वजह से हमको लेस हेयर्ड कैट्स ही मिलते हैं, नॉट ओनली इन दैट जनरेशन बट इवन इन द कमिंग जनरेशंस। तो बच्चों अब समझ में आ गया ना, यहीं पर एंट्री मारता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम हमारे डिजायर्ड जीन्स को एक टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो जेली फिश वाला एग्जाम्पल मैंने लिया था, अगर मैं चाहती हूँ कि फ्रॉग भी जो है वो जेली फिश की तरह ग्लो करे एट नाइट, तो मैं क्या करूँगी, जेली फिश के अंदर से ग्लो करने वाला जो जीन है वो जीन ले करके उसको फ्रॉग के बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करूंगी, ताकि फ्रॉग के अंदर भी मुझे वही फीचर देखने को मिले, ठीक है। तो इसका मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या हुआ, इट इज बेसिकली मैनिपुलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ताकि हम एक ऑर्गेनिज्म में हमारे डिजायर्ड मॉडिफिकेशंस ला सकें। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि किस तरीके से हम ये जेनेटिक मटेरियल का जो मॉडिफिकेशन है, बोले तो डीएनए का जो ये मॉडिफिकेशन है, इसको हम करते कैसे हैं। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि भाई इसमें से जीन निकालो, इसमें जीन डाल दो, बट इसको एग्जैक्टली हम करते कैसे हैं, चलो उसी प्रोसेस को अब हम समझेंगे। तो बच्चों अब हम लोग ये समझेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन्स का मिक्स एंड मैच एग्जैक्टली होता कैसे है। तो इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप क्रिस्टल क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, एक ऐसा डीएनए आइडेंटिफाई करना जिसके अंदर हमारे डिजायर्ड जीन्स हों। जैसे जीन्स हमको चाहिए वो जीन्स जिस डीएनए में है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। इसे हम कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे कई बार शॉर्ट फॉर्म में GOI लिखते हैं हम। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या, कौन सा फीचर है जो हमको चाहिए और वो फीचर को कंट्रोल करने वाला जीन कहाँ पे है। तो सबसे पहले उसको लोकेट कर लो, उसको आइडेंटिफाई कर लो। कर लिया आइडेंटिफाई, अब क्या करेंगे, अब हमें उस वाले पोर्शन को कट करके लाना है। अब मैम डीएनए के एक पर्टिकुलर पोर्शन को कट करके लाना है, इसके लिए क्या चाहिए होता है, कोई भी चीज़ कट करने के लिए क्या चाहिए होता है, सिजर्स, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर डीएनए कट करना है तो डीएनए सिजर्स का यूज़ करेंगे। डीएनए सिजर्स कौन सी चीज़ होती है, अब भाई डीएनए सिजर्स हमारे नॉर्मल कैंची की तरह तो नहीं होती हैं, बट ये एंजाइम्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं ये केपेबल होते हैं डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करने के,
ठीक है, इसीलिए इनको डीएनए सीजर्स भी कहा जाता है। अब ये डीएनए को कट कैसे करते हैं उसको भी समझेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो अभी के लिए क्या हुआ, पहले हमने डीएनए आइडेंटिफाई किया जहां पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसके बाद हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट कर लिया, यानी कि अब हमारे पास क्या है, एक कट पीस डीएनए है जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, इस कट पीस डीएनए को हमारे होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना, राइट, मतलब जो भी हमारा टारगेट ऑर्गेनिज्म है या होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर हमको इसको डालना है। अब यहाँ पर अच्छे से समझो बात को, अगर मैंने डायरेक्टली इसको उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया तो क्या होगा, भले ही ये जीन उस ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाएगा, बट हम क्या चाहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ चेंज हो ऐसा तो नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं उस ऑर्गेनिज्म के साथ साथ उसके आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो प्रोजेनी है, उसमें भी हमें वो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिले। और ऐसा तभी हो पाएगा बच्चों जब ये जो हमारा कटपीस डीएनए है वो उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के जीनोम का पार्ट होगा, उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम का पार्ट होगा, ताकि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसका भी रेप्लिकेशन हो। रेप्लिकेशन में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ा है, राइट। जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो क्या होता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं। अब ये जो जीन मुझे चाहिए, जब उस जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी तो आने वाले जनरेशन्स में भी हमको ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, यानी कि ये वाले ट्रेट्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो यानी कि मेरा गोल काफ़ी क्लियर है। अब मैंने मेरे डिज़ायर्ड जीन जो है उसका कट पीस डीएनए तो ले लिया है, मेरे पास वो रेडी है। अब करना सिर्फ इतना है कि इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इस तरीके से डालना है ताकि ये जो मेरा कट पीस डीएनए है ये उस होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाके भी रेप्लिकेट करे, ये अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक व्हीकल की, एक वेक्टर की। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर आप समझ लो एक व्हीकल डीएनए है। व्हीकल क्या करता है, वो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो यहाँ पर ये वेक्टर भी यही काम करता है। ये क्या करेगा कि ये जो कट पीस डीएनए है इसको कैरी करके लेके जाएगा होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, इसीलिए इसको हम वेक्टर कहते हैं। अच्छा, ये वेक्टर डीएनए कौन होता है, प्लाज्मिड्स डीएनए जो हैं ये वेक्टर डीएनए की तरह काम करते हैं। ऐसा क्यों, प्लाज्मिड्स वेक्टर की तरह काम क्यों करते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, ये सर्कुलर डीएनए होते हैं जो केपेबल होते हैं इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करने के, राइट। जैसे बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल डीएनए के अलावा ये सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं जिनको हम प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं, और इनकी खासियत ही ये होती है कि ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो अगर इस डीएनए का, ये प्लाज्मिड डीएनए के साथ हम हमारे इस कटपीस डीएनए को किसी तरह फिट कर देते हैं इसके साथ में, तो क्या होगा, हमारा कटपीस डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। एब्सोल्युटली वही तो हम चाहते हैं कि ये रेप्लिकेट करे, राइट। तो यानी कि अब क्या हुआ, अभी शुरू से फिर से स्टेप बार बार करेंगे ताकि ये एकदम क्लियर हो जाए आपके दिमाग में, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने डीएनए आइडेंटिफाई किया था जहाँ पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो। उसके बाद हमने डीएनए को कट किया डीएनए सीजर के हेल्प से, और अब हमारे पास कट पीस डीएनए आ गया। अब इस कट पीस डीएनए को हम वेक्टर के हेल्प से होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डालेंगे। कैसे डालेंगे देखते हैं। तो अब ये जो कट पीस डीएनए है ये लिंक कर जाता है प्लाज्मिड डीएनए के साथ और बना देता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसे हम आरडीएनए भी कहते हैं। अब बहुत सिंपल सी बात है, देखो ये हमारा सर्कुलर डीएनए है जो कि हमारा प्लाज्मिड डीएनए है जो कि यहाँ पर वेक्टर की तरह काम कर रहा है। इसके साथ लिंक कर जाएगा मेरा ये कट पीस डीएनए। अब देखो कोई भी चीज़ जब किसी दूसरे चीज़ के साथ लिंक करती है तो कैसे कैसे चिपकती है वो, हम कोई भी चीज़, दो चीज़ को चिपकाते हैं तो ग्लू चाहिए होता है, तो यहाँ पर वो ग्लू का काम करता है एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाता है आरडीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब अगला स्टेप क्या होता है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अब होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने के बाद ये आरडीएनए की खासियत क्या थी कि ये रेप्लिकेट कर सकता है, तो ये रेप्लिकेट करता है और अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है,
करेक्ट। अब आप मुझे ये बताओगे कि रेप्लिकेशन के दौरान जब ये रेप्लिकेट कर रहा होता है तो उस दौरान कौन सा एंजाइम है जो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है? फटाफट से बताना है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा था, जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो उस टाइम पे कौन सा एंजाइम है जो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है? स्पॉट ऑन, इट इज डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का काम ही क्या होता है? छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते हुए एक बड़ा सा स्ट्रैंड बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर भी डीएनए पॉलीमरेज के हेल्प से क्या होता है, ये रेप्लिकेशन होती रहती है। तो देखो एंड ऑफ द डे हुआ क्या, जो हमारे डिजायर्ड जीन था उस जीन के हमने मल्टीपल कॉपीज बना दिए जिसे हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। साथ ही साथ हमने एक ऑर्गेनिज्म को और साथ साथ उसके प्रोजेनी को जेनेटिकली मॉडिफाई भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्चुअली ये जो पूरा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का एंड टू एंड प्रोसेस है ना, पूरा एंड टू एंड प्रोसेस हमने देखा कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म से एक डिजायर्ड जीन ले करके हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो जीन डाल सकते हैं और उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। हालांकि इसको बहुत डीप में, बहुत डिटेल में हमने नहीं देखा, बट एटलीस्ट एंड टू एंड प्रोसेस का हमें आइडिया लग गया। अब इस पूरे लेसन के दौरान हम लोग इन्हीं स्टेप्स को थोड़े और बारीकी से, थोड़े और डिटेल में, थोड़े और अच्छे से समझेंगे। बाहर से देखो तो बनाना और अंदर से देखो तो कौन। तो जब हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, अगर इस पूरे प्रोसेस को मुझे एक क्विक रिकैप देना हो तो हम क्या कह सकते हैं? तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायर्ड जीन्स। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए विथ द डिजायर्ड जीन्स। तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। चौथा स्टेप हमारा होता है इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। पांचवा स्टेप क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ आरडीएनए इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। एंड फाइनली सिक्स्थ स्टेप हमारा होता है ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू द प्रोजेनी। बहुत सारी कॉपीज बनाने के बाद में ये जो आरडीएनए है ये हमारी प्रोजेनी में भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस जिससे हम किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम अक्सर ही कहते हैं ट्रांसजेनिक। तो बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम अक्सर ही आरडीएनए टेक्नोलॉजी या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं ये तो आप समझ ही चुके होंगे, क्योंकि मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो पूरा एंड टू एंड प्रोसेस है वो आपको उसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे चुकी हूं। तो आपने देखा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बनना इस पूरे प्रोसेस के अंदर वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप्स है। इसी वजह से इसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। तो कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग को करने के लिए, जीन्स के मिक्स मैच को करने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल चाहिए ही चाहिए? सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। देखा ही था हमने कि ये भाई सीजर्स हैं, डीएनए को कट करने के काम आता है। दूसरा वेक्टर, क्योंकि इसको कैरी कौन करेगा? ये जो हमारा कट पीस डीएनए है इसको कैरी करने वाला वेक्टर ही तो होता है। तीसरा डीएनए लाइगेज। अब आरडीएनए बनता कैसे है? डीएनए लाइगेज के हेल्प से। आफ्टर ऑल ये ग्लू का काम जो करता है। चौथा इज होस्ट ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स अगर होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा ही नहीं तो ये पूरा का पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग होगा कैसे? एंड पांचवा विच इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज पॉलीमरेज एंजाइम्स, क्योंकि होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रेप्लिकेशन होने के लिए चाहिए होगा पॉलीमरेज एंजाइम्स। तो अब एक एक करके ये जो सारे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, ये जो पांचों इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसको बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये डीएनए सिजर्स होते हैं जो पाए जाते हैं कहाँ? बैक्टीरिया में। ध्यान देना, ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और ये डीएनए कटिंग एंजाइम्स होते हैं। यानी कि इनमें ये खासियत होती है कि ये डीएनए को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे कट कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये कट करते क्या हैं? अगर डीएनए के स्ट्रक्चर को हम देखें तो डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है डीएनए। तो इसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है?
ये सब तो हमने पढ़ रखा है वैसे भी। न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक नाइट्रोजिनस बेस होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक शुगर होता है, तो इस तरीके से पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को क्लीव करते हैं, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ही तोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, वहां से डीएनए जो है वो कट कर जाएगा, है ना। तो अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं दे बिलोंग टू अ क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज जो नाम है ये आया है न्यूक्लिक एसिड से। इनफैक्ट न्यूक्लिएज भी दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज, एक्सो का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड। तो एक्सोन्यूक्लिएज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को बाहर की तरफ से कट करते हैं। मतलब जैसे मान लो एक डीएनए का स्ट्रैंड है तो बाहर की तरफ, आउटसाइड की तरफ, एंड की तरफ जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये उनको कट करते हैं। एंडोन्यूक्लिएज क्या होते हैं, एंडो का मतलब होता है अंदर, मतलब डीएनए के अंदर से स्पेसिफिक लोकेशंस पे ये डीएनए को कट करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं एंडोन्यूक्लिएज। अब बच्चों यहाँ पर हम जो एंजाइम्स की बात कर रहे हैं वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, यानी कि जो डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कट करते हैं, ठीक है। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस होते हैं ना, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का अपना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर होता है जिसको वो ढूंढता रहता है। एज इन लेट अस सपोज कि ये एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, ठीक है। अभी मैं थोड़ी ही देर में कुछ एग्जांपल्स लेके भी बताऊंगी। मान लो कि ये एक पर्टिकुलर एंजाइम है, ये क्या करेगा, ये हर जगह ढूंढता फिरेगा एक सीक्वेंस, लेट अस से वो सीक्वेंस है AGTC, ऐसे एक रैंडम सीक्वेंस बता रही हूँ। अब वो हर जगह AGTC ढूंढता फिरेगा, जहां भी उसको AGTC मिल गया वहां पर वो G और T के बीच में कट लगा देगा। उस एंजाइम का काम ही वही है। तो इसका मतलब वो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है वो हमेशा उस पर्टिकुलर बेस पेयर सीक्वेंस को ढूंढता रहेगा, जहां वो दिखा वहां पर G और T के बीच में कट लगा देगा। तो ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसको एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ढूंढता रहता है उसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, क्योंकि वो सीक्वेंस को कि ये रिकॉग्नाइज करता है, सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके वहां पे कट मारता है, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम एक तो होता नहीं है, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं और हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी है। तो चलो अब एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का एग्जांपल लेते हैं BAM-HI। अब BAM-HI जो है इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GGATCC, यानी कि ये पूरे डीएनए में ढूंढते रहता है कि कहां पर GGATCC है। जैसे ही इसको GGATCC दिख जाता है तो ये GG के बीच में कट लगा देता है, ठीक है, यानी कि GG के बीच में क्या करता है, कट करता है। अब देखो जाहिर सी बात है ये डीएनए को कट कर रहा है। डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो अगर डीएनए में मान लो 5 प्राइम 3 प्राइम जो हमारी चल रही है स्ट्रैंड, वो स्ट्रैंड में अगर GGATCC है तो फिर उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला, उसमें क्या होगा, उसमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा, है कि नहीं। तो अब ये जो BAM-HI है ये कट कैसे लगाएगा, दोनों ही स्ट्रैंड में G और G के बीच में कट लगाएगा, है ना। तो दोनों ही स्ट्रैंड में देखो G और G के बीच में कट लग गया तो ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। तो BAM-HI ने क्या किया, ये एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है जो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे डीएनए को दो टुकड़ों में कट कर दिया, है कि नहीं, यही तो हुआ। अब इससे हमें ये पता चला कि भाई BAM-HI हमेशा क्या ढूंढते रहेगा, इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ढूंढता रहेगा जो कि है GGATCC। अब इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं EcoR1 का। ये भी क्या है, ये भी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, लेकिन इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस कुछ और है। इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, GAATTC, ठीक है। तो ये ढूंढता रहेगा GAATTC, जहां ये मिल गया तो ये G और A के बीच में कट लगा देगा। जैसे ही ये कट लगाएगा तो इस तरीके से ये भी दो हिस्से में कट हो जाएगा, दो हिस्से में स्प्लिट हो जाएगा, है कि नहीं। अब बच्चों यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करके देखो कि ये जो दो टुकड़े हमें मिल रहे हैं डीएनए के, इसमें क्या हो रहा है, कुछ ऐसे बेस पेयर्स हैं जिनका पेयर मिसिंग है, राइट। अब जैसे इस टुकड़े की अगर आप बात करो तो यहाँ पर TTAA जो है, इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग बेस पेयर है वो पेयर तो मिसिंग है, राइट। इसका मतलब है कि ये जो टुकड़े हैं, इन टुकड़े में जो
सिंगल वाले बेसिस हैं जिनका पेयर मिसिंग है, उनका एटीट्यूड कैसा होगा? उनको कहीं पर भी अपने कॉम्प्लीमेंट्री वाले अगर बेसिस दिख जाएंगे तो ये तुरंत जाके चिपक जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि भाई ये अकेले हैं, इनको पेयरिंग करनी है अपनी, है कि नहीं? इस तरह के एंड्स को हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। स्टिकी जो मतलब दिखते ही, अपने पसंद के लोग दिखते ही चिपक जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो दोनों एग्जाम्पल्स लिए, चाहे बैम HI हो या फिर इको R1 हो, दोनों ही केस में हमने क्या देखा? दोनों ही केस में हमने क्या देखा बच्चों? दोनों ही केस में हमने देखा कि हमें जो दो टुकड़े मिले वो दोनों में ही स्टिकी एंड्स थे, है कि नहीं? हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें स्टिकी एंड्स में मिले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो कटिंग होती है ना, ये कुछ इस तरीके से होती है कि हमें ब्लंट एंड्स भी मिलते हैं। अब सोच के देखो, मतलब लेट अस से कोई भी रैंडम अगर एंजाइम हो जो एग्जैक्टली बीच से कट करे, तो उस केस में क्या होगा? जो दोनों टुकड़े हमें मिलेंगे वो दोनों टुकड़ों में कहीं पर भी सारे बेस पेयर्स होंगे, जिनके पेयर्स होंगे, राइट। तो उस केस में क्या हो गया? हमें वो ब्लंट एंड्स मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमने एग्जांपल्स देखे इको R1 और बैम HI का। ठीक है, दोनों ही केसेस में हमको स्टिकी एंड्स मिले और दोनों ही केसेस से हमको ये समझ में आया कि भाई ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, ये पूरे टाइम किसकी तलाश में है? अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस की तलाश में है। जहां वो मिल गया वहीं पे ये कट मार देते हैं। तो चलो भाई अब देखते हैं नामकरण। किसका नामकरण? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, है ना। तो शुरुआत करेंगे इको R1 के एग्जाम्पल से। ठीक है, इको RI भी बहुत लोग बोल देते हैं और इको R1 भी बोलते हैं। ठीक है, हालांकि है ये I नहीं, ये है रोमन नंबर 1। ठीक है, तो देखो नाम कहाँ से आया? ये अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड बैम HI इको RI कहाँ से आ रहे हैं ये नाम? तो इको RI का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला लेटर होता है ना, मैंने सबसे पहले ये बताया था कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, राइट। ये मैंने बहुत शुरुआत में बताया था। तो जिस बैक्टीरिया में ये पाए जाते हैं उस बैक्टीरिया का जो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम होता है, वहाँ से ही इन एंजाइम्स का नाम आता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम इको R1 की बात करें तो एक बैक्टीरिया होता है एस्केरिचिया कोलाई, जिसे ई कोलाई भी कहते हैं। ठीक है, तो एस्केरिचिया उसका जीनस नेम हो गया, जीनस हो गया, तो वहाँ से आ गया ई। उसका जो स्पीशीज है दैट इज कोलाई, वहाँ से आ गए अगले दो लेटर्स दैट इज CO। ठीक है, तो यानी कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो पहला लेटर होता है वो आता है बैक्टीरिया के जीनस से, अगले जो दो लेटर्स होते हैं वो आते हैं बैक्टीरिया के स्पीशीज से। उसके बाद जो अगला लेटर होता है जो कि यहाँ पर R है, वो बताता है स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, और उसके बाद का जो ये नंबर है ये रोमन नंबर है, जैसे यहाँ पर ये रोमन न्यूमेरल 1 है, ये बताता है कि किस ऑर्डर में वो एंजाइम एक्सट्रैक्ट हुआ है। जैसे मान लो कि एक बैक्टीरिया से शायद बहुत सारे एंजाइम्स एक्सट्रैक्ट हुए हों, जो पहले एक्सट्रैक्ट हुआ हो उसके लिए 1 डाल देंगे, जो दूसरा एक्सट्रैक्ट हुआ हो उसके लिए 2 डाल देंगे, 3 डाल देंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे HIND2। हिंड ये कहाँ से आया? H stands for hemophilus, IN stands for influenza। तो जिस बैक्टीरिया से ये मिला है हमें एंजाइम दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, D इसका स्ट्रेन बताता है और 2 बताता है किस ऑर्डर में ये एंजाइम एक्सट्रैक्ट हुआ है। बैम HI, यहाँ पर बैम क्या बता रहा है? बैसिलस एमिलोलिक्विफेशियंस, यानी कि इस बैक्टीरिया से हमें मिला है। H बताता है इसका स्ट्रेन और जो 1 है वो क्या बताता है? इसका ऑर्डर, किस ऑर्डर में ये एंजाइम हमको मिला है। सेल 1, यहाँ पर S है स्ट्रेप्टोमाइसिस, AL है एल्बस, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस से हमें ये एंजाइम मिला है एंड ऑफ कोर्स 1 जो है वो क्या बताता है? किस ऑर्डर में ये एंजाइम एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो आई थिंक विद दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की नेमिंग कैसे हो रही है ये तो क्लियर हो गया होगा। तो भाई अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बेसिक जानकारी तो हो गई, अब चलो इनके वर्किंग पे फोकस करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो किसकी तलाश में रहता है? वो अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस की तलाश में रहता है, जो कि कई बार पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। अब यहाँ पर मैं लेकर आ गई एक नया टर्म विच इज पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक जो वर्ड है ये पैलिंड्रोम से आया है। पैलिंड्रोम का मतलब क्या आपको पता है क्या होता है? पैलिंड्रोम का मतलब बेसिकली होता है कि कोई भी ऐसा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स
जो फॉरवर्ड या बैकवर्ड एक ही जैसा रीड करे। फॉर एग्जाम्पल लेवल, LEVEL, इसको आप आगे से पढ़ो तो भी लेवल, इसको पीछे से पढ़ो तो भी लेवल। जैसे कि मैडम, MADAM, आगे से पढ़ो तो भी मैडम, पीछे से पढ़ो तो भी मैडम। तो ये कुछ पैलिंड्रोम्स के एग्जाम्पल है। अब बहुत बार क्या होता है कि ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे मान लो मैं इको R1 की बात करती हूँ, तो उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, GAATTC, ये होता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो अगर इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को बड़े ध्यान से देखो, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है DNA पर, वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को अगर आप पीछे से पढ़ो तो क्या है, सेम ही है। पीछे से अगर आप पढ़ो तो GAATTC ही तो है। तो यानी कि ये दोनों पैलिंड्रोम्स हैं, राइट। तो इस तरह के जैसे तो इको R1 के केस में हम कह सकते हैं कि भाई इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ना, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ना। हालांकि आप इस गलत फहमी में मत रहना कि DNA स्ट्रैंड के ऊपर सारे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पैलिंड्रोमिक होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल देख लो, जैसे देखो ये भी DNA स्ट्रैंड के ऊपर ही सीक्वेंसेस हैं, राइट, बेस पेयर के सीक्वेंसेस हैं, बट इनकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे दे आर नॉट पैलिंड्रोमिक। आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, ये अलग है ना। तो बोलने का मतलब है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जो ये रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो इन्हीं सीक्वेंसेस की तलाश में होते हैं। तो अभी हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के वर्किंग को समझेंगे टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इको R1। तो बात करते हैं इको R1 की। इको R1 एज यूजुअल अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस की तलाश में है, जो कि है GAATTC। जैसे ही इसे अपना ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाता है, जैसे ही वो इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेता है, तो ये DNA के साथ खुद को बाइंड कर लेता है। और बाइंड करने के बाद ये क्या करता है, DNA के दोनों स्ट्रैंड में G और A के बीच में ये कट लगाता है, राइट। ध्यान देने वाली बात है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ये दोनों ही स्ट्रैंड में सेम बेसिस के बीच में कट लगाता है। दोनों ही स्ट्रैंड में देखो इको R1 क्या करता है, G और A के बीच में कट लगाता है, ठीक है। ये कट लगाने के बाद हमें क्या मिल जाते हैं, हमें DNA के पीसेस मिल जाते हैं, और उन पीसेस में होते हैं क्या, स्टिकी एंड्स। तो इस तरीके से जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, ये DNA सीजर्स का काम करती है, और इस तरीके से ये DNA को स्पेसिफिक पोजीशंस पे कट करती हैं। तो चलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे rDNA फॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेंट DNA कैसे बनता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि भाई हमने एक फॉरेन DNA कहेंगे इसको हम, मतलब कोई ऐसा DNA जिसके अंदर हमको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला, ठीक है, और उसका हमने कट पीस निकाल लिया। मतलब फॉरेन DNA में से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से हमने उसको कट करके DNA का पीस निकाल लिया है। अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि ये जो कट पीस DNA है, इसको हम क्या करना चाहते हैं, वेक्टर DNA यानी कि प्लाज्मिड DNA के साथ इसको हम बाइंड करके rDNA बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारी कहानी है। अब ये बनेगा कैसे, ये देखते हैं, ठीक है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जो एंजाइम हमारे फॉरेन DNA को कट करेगा, वही एंजाइम हमारे वेक्टर DNA को भी कट करेगा। फिर से सुनना, जो एंजाइम, जैसे मान लो अभी हम इको R1 की बात कर रहे थे, राइट। तो इको R1 जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अगर इको R1 हमारे फॉरेन DNA को कट करके वो कट पीस DNA निकाल रहा है, तो इको R1 को ही हमारे वेक्टर DNA को भी कट करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर सेम एंजाइम दोनों को कट करेगा तो क्या होगा, जो स्टिकी एंड्स हमको फॉरेन DNA में मिलेगा, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड हमको कहाँ मिलेगा, हमको वेक्टर DNA में मिलेगा। जब कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स होंगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, और इस तरीके से हमें rDNA मिलेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो एग्जाम्पल लेंगे हम इको R1 का, ठीक है। अब इको R1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, GAATTC। हमें पता है जब भी ये सीक्वेंस दिखता है तो ये G और A के बीच में लगा देता है कट, ठीक है। अब मान लो हमारे पास है ये फॉरेन DNA, ठीक है। फॉरेन DNA मतलब इस DNA के अंदर मेरे को मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। तो अब इस फॉरेन DNA के अंदर हमारा जो एंजाइम है वो कौन है, इको R1। इको R1 ने कट लगाया तो हमें क्या मिला,
हमें डीएनए के पीसेस मिले विथ स्टिकी एंड्स। ये कहानी तो समझ में आ गई। अब मान लो कि ये हमारा वेक्टर डीएनए है, ठीक है। अब वेक्टर डीएनए में भी हम इको R1 से ही कट लगाएंगे, क्योंकि वेक्टर डीएनए कैसा है, प्लाज्मिड डीएनए सर्कुलर डीएनए है, तो उस सर्कुलर डीएनए का भी आपको कुछ पोर्शन को तो कट करना पड़ेगा, जहां पर आके आपका ये वाला कट पीस डीएनए आके जुड़ेगा, है ना, तो कट तो करना पड़ेगा। तो यहां पर भी कट हमने किससे करवाया, हमने करवाया इको R1 से, ठीक है। अब इको R1 से करवाया तो यहाँ पर भी इको R1 ने GAATTC को ढूंढा और G और A के बीच में कट लगाया, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया डीएनए पीसेस विथ स्टिकी एंड्स। अब देखो मजेदार बात, दोनों ही तरफ जो स्टिकी एंड्स हमें मिला है वो स्टिकी एंड्स तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री है। और ऐसा अजूबा हुआ कैसे, ऐसा अजूबा इसलिए हुआ क्योंकि हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया दोनों को कट करने के लिए, और ऐसा करना मैंडेटरी है। तो हमें सेम एंजाइम को यूज करना है वेक्टर डीएनए को कट करने के लिए, उसी को यूज करना है फॉरेन डीएनए को कट करने के लिए, ठीक है। अब क्या हो गया, इन दोनों में क्या है, स्टिकी एंड्स तो हैं ही, साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गए, दोनों जुड़ गए। करेक्ट। कैसे जुड़े, जुड़ने में मदद की एक एंजाइम ने जिसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज, और जैसे ही ये जुड़ गए तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कॉम्बिनेंट मतलब कंबाइन करके, रिकंबाइन करके जो डीएनए बन रहा है दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर आरडीएनए। तो बच्चों अब यहां पर आती है एक और सोचने वाली बात, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसने क्या किया, किसी फॉरेन डीएनए से हमें डीएनए कट पीसेस दिए, ठीक है। अब बहुत लॉजिकली सोचो, अब एक जो डीएनए है, अब मान लो मैं इको R1 की बात कर रही हूँ, तो वो तो सिर्फ यही ढूंढ रहा है GAATTC। अब ये GAATTC उसे कई जगह देखने को मिल सकता है, तो जहां जहां उसे वो दिखेगा वहां वहां वो G और A के बीच में कट लगाता जाएगा। इसका मतलब है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के एक्शन से हमें ऐसे बहुत सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, राइट। बट क्या हम इन सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं? नहीं। हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट है जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो हमारा इंटरेस्ट है सिर्फ वो वाला डीएनए फ्रैगमेंट जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो, है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इतने सारे जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने दिया है, इसमें से कौन सा वाला डीएनए फ्रैगमेंट को प्लाज्मिड डीएनए के साथ जुड़ के रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है। रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे बनेगा वो तो हमने देख लिया, बट क्वेश्चन आप समझो, अच्छे से क्वेश्चन को समझो कि भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने हमें बहुत सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स दिए, बट इसमें से कौन सा वाला डीएनए फ्रैगमेंट जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट हो, जिसको प्लाज्मिड डीएनए के साथ कंबाइन करके आरडीएनए बनाना है, ये हम कैसे पता करें। तो यहां पर काम आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसके हेल्प से ये जितने भी डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं ना, इन सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम सेपरेट आउट करते हैं और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा वाला डीएनए फ्रैगमेंट जो है ये आरडीएनए बनाएगा प्लाज्मिड डीएनए के साथ बाइंड करके, ठीक है। तो चलो अभी समझेंगे हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सबसे पहले इसका सेटअप समझते हैं। तो इसके सेटअप में होता है एगरोस जेल, जिसे हम डिराइव करते हैं फ्रॉम सीविड, ठीक है। ये जेल का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स है ना, दे आर केपेबल ऑफ मूविंग ऑन दैट जेल, ठीक है। इसके अलावा इसमें होते हैं वेल्स, देखो ऐसे जिस गड्ढे से बने होते हैं, इसीलिए इनको वेल्स कहा जाता है। और तीसरा यहाँ पे बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डीएनए जो है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। पता था कि नहीं था? नहीं पता था। अब डीएनए के स्ट्रक्चर को ही देख लो, इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, और फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, PO4 3-, फॉस्फेट ग्रुप में नेगेटिव होता है भाई, तो यानी कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए किस तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा, है कि नहीं, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ भागेगा। ओके। अब ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ हेवी हैं, कुछ लाइट हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई जब हेवी पार्टिकल होगा तो वो धीरे भाग पाएगा, जब लाइट पार्टिकल होगा बड़ी तेजी से भागेगा, राइट। तो मतलब आपने देखा ही होगा, अगर कोई बंदा बहुत हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा होता है तो उसकी भागने की स्पीड जनरली थोड़ी कम होती है। हालांकि अगर कोई बहुत हेल्दी है तो शायद इट्स वाइसा वर्सा फॉर देम, बट नॉर्मली कोई बंदा अगर बहुत
हेवी बल्कि होता है तो वो धीरे भाग पाता है, लेकिन वहीं कोई बहुत स्लिम ट्रिम सा बंदा हो तो एकदम फटाफट से भाग लेता है ना। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे होता है। तो जो हेवी फ्रैगमेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा धीरे भागते हैं, जो लाइट फ्रैगमेंट्स होते हैं वो बड़ी तेजी से भागते हैं। एज अ रिजल्ट ये जो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है ना, ये सारे के सारे सेपरेट आउट हो जाते हैं। हमें क्या दिखता है, हमें दिखते हैं अलग अलग सेपरेट बैंड्स। अब जैसे ही ये फ्रैगमेंट सेपरेट आउट कर जाते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देते हैं और इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम स्टेन करते हैं विथ इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर। इससे क्या होता है, ये फ्रैगमेंट्स विजिबल हो जाते हैं। इनफैक्ट ये जो बैंड्स है ना, जो हमको अलग अलग बैंड्स की तरह बन रखे थे, वो अब विजिबल हो जाते हैं। तो जब ये विजिबल हो जाते हैं तो हम अपने पसंदीदा जो भी डीएनए फ्रैगमेंट हमको चाहिए उस फ्रैगमेंट को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल और आएगा आपके दिमाग में कि अच्छा मैम, अब जब आप यहाँ से ये पूरे जेल पीस से जब आप उस वाले डीएनए फ्रैगमेंट को एक्सट्रैक्ट करोगे, मतलब निकालोगे, तो बेसिकली सिर्फ डीएनए तो रहेगा नहीं, डीएनए और साथ में वो जेल का पीस भी तो रहेगा। तो यानी कि अब हमारे पास एक और काम रहेगा कि उस स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट को उस जेल पीस में से एक्सट्रैक्ट करना होगा। और यहाँ पर हम मदद लेंगे एक प्रोसेस का जिसे हम कहते हैं इल्यूशन। इल्यूशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से ये जो डीएनए है जो इस जेल के साथ एडजॉर्ब हो रखा है, ध्यान देना, एडजॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब मतलब सरफेस लेवल पे जो डीएनए है वो इस जेल के साथ जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, राइट। तो इसको उसमें से सेपरेट करेगा। तो इल्यूशन में हम यूज करते हैं एक सॉल्वेंट जिसे हम कहते हैं इल्यूवेंट। और ये सॉल्वेंट क्या करता है, इस डीएनए को इस जेल में से हटा के अपने साथ ले आता है। तो ये जो सॉल्यूशन हमें मिलता है जिसमें ये सॉल्वेंट होता है और साथ में ये डीएनए होता है, साथ में कलेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं इल्यूवेट। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम डीएनए को इस जेल पीस में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बच्चों, बाय द एंड ऑफ दिस प्रोसेस हमने क्या किया, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉलोड बाय इल्यूशन, ये जो दोनों प्रोसेस को खत्म करने के बाद हमारे हाथ में क्या आया, हमारे हाथ में डीएनए का वो फ्रैगमेंट आया जिस फ्रैगमेंट को प्लाज्मिड डीएनए के साथ मिल करके आरडीएनए बनाना है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो यहाँ तक हमारी जो पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग की कहानी है ये कहाँ तक बढ़ी। सबसे पहले हमने डीएनए को आइडेंटिफाई किया था जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के हेल्प से हमने क्या किया, उसके फ्रैगमेंट्स बनवाए। अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और इल्यूशन के प्रोसेस से उन सारे फ्रैगमेंट्स में से हमने वो वाला डीएनए फ्रैगमेंट चूज किया जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और उसके बाद ये जो है प्लाज्मिड डीएनए के साथ मिल करके बनाता है क्या, आरडीएनए, जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो बच्चों, अब हमारे हाथ में आ चुका है ये डीएनए फ्रैगमेंट जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसको कहाँ पर एंट्री लेनी है, अब इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर एंट्री लेनी है, और ये एंट्री लेने के लिए इसे जरूरत है एक व्हीकल की। एग्जैक्टली, तो इसे जरूरत है वेक्टर की। वेक्टर होता है एक व्हीकल डीएनए मॉलिक्यूल जो इस फॉरेन डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर लेके जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर के अंदर हमें कौन से क्वालिटीज चाहिए, मतलब कौन सा ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल है जो वेक्टर की तरह काम कर सकता है। तो उसमें सबसे पहली क्वालिटी जो हम ढूंढ रहे हैं वो ये है सेल्फ रेप्लिकेशन की क्वालिटी, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सके, इंडिपेंडेंटली वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सके, साथ ही साथ वो इस फॉरेन डीएनए की भी मल्टीपल कॉपीज बना सके। फॉरेन डीएनए समझ रहे हो ना क्या है? फॉरेन डीएनए बोले तो वो वाला फॉरेन डीएनए का पार्ट जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हमने इतने तामझाम के साथ अब फाइनली हमने डीएनए का वो फ्रैगमेंट निकाला है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा डीएनए हो जिसके साथ हमारा ये फॉरेन डीएनए मिल करके, राइट, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाए जो कि सेल्फ रेप्लिकेशन के केपेबल हो, ठीक है। तो इसका मतलब वेक्टर की तरह काम कौन कर सकता है? प्लाज्मिड्स हो सकते हैं जो कि सर्कुलर डीएनए होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं,
बिसाइड्स द बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए के अलावा ये सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं जो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो यानी कि प्लाज्मिड्स वेक्टर्स की तरह काम कर सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस नाम पे मत जाना, ये वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, और ये जो वायरसेस होते हैं इनके कॉपी नंबर्स बहुत हाई होते हैं, यानी कि ये अपने बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। तो इसका मतलब जो बैक्टीरियोफेजेस हैं ये भी वेक्टर्स की तरह काम कर सकते हैं। तीसरा कॉस्मिड्स, कॉस्मिड्स क्या होते हैं? कॉस्मिड्स जो है ये बेसिकली सर्कुलर डीएनए होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टी प्लाज्मिड्स के होते हैं तो कुछ प्रॉपर्टी फेजेस के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमें ये देखना है कि ये जो वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर्स में हमें वो कौन से फीचर्स चाहिए ताकि जब फॉरेन डीएनए इस वेक्टर के साथ मिल करके आरडीएनए बनाए तो वो आरडीएनए होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जा करके अपने मल्टीपल कॉपीज बना सके, राइट, मतलब कि रेप्लिकेशन कर सके। तो इसके लिए हमें कौन कौन से फीचर्स चाहिए वेक्टर्स में? तो हम मेजरली 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करेंगे। पहला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर्स, और तीसरा यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स। तो बच्चों अभी हम लोग इन तीनों फीचर्स को बहुत ज्यादा डेप्थ में डिटेल में समझेंगे विथ एग्जांपल्स। तो बच्चों सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नाम अपने आप में ही काफी हद तक खुद को समझा रहा है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब जहां पर रेप्लिकेशन ओरिजिनेट कर रहा है, जहां पर रेप्लिकेशन की शुरुआत हो रही है। ठीक है, अब देखो जो हमारा डीएनए है, डीएनए का वो वाला सीक्वेंस जहां से रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है उसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम ORI भी लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये जो ओरिजिन है, ये जो डीएनए का सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन शुरू हो रही है, यहां से कोई भी डीएनए का पीस अगर लिंक्ड रहे तो वो डीएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है। अब होस्ट सेल के अंदर ही पूरा आरडीएनए का कॉन्सेप्ट ही क्यों था? क्योंकि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, हम चाहते थे कि वो होस्ट सेल के अंदर जा करके रेप्लिकेट करे, बट उसको रेप्लिकेट करने के लिए क्या करना होगा? वो डीएनए का जो पीस है दैट शुड बी लिंक्ड टू द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर डीएनए। जो हमारा वेक्टर डीएनए है उसके ओरिजिन वाले पार्ट से उसको लिंक होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर ऑफ डीएनए। कॉपी नंबर बोले तो जैसे मान लो जो हमारा टारगेट डीएनए है, उस टारगेट डीएनए के हमें जितने नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए, अगर हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए, बहुत सारे कॉपीज चाहिए, तो हमें उस टारगेट डीएनए को एक ऐसे वेक्टर के साथ लिंक कराना होगा जो हाई कॉपी नंबर सपोर्ट करे। समझ रहे हो? मतलब हर एक वेक्टर का ना एक वो होगा, जैसे कॉपी बोले तो जैसे जेरोक्स करते हैं हम, राइट। अब मान लो कि आपको अपने नोट्स की 5 कॉपी बनवानी है, या फिर आपको अपने नोट्स की 50 कॉपी बनवानी है, या 5000 कॉपी बनवानी है, राइट। ये डिपेंड करेगा कि भाई कौन सा मशीन आपका कॉपी निकाल रहा है। अब मान लो कि आपके पास एक कोई ऐसी मशीन है जो सिर्फ एक ही कॉपी निकाल सकती है, तो कोई काम की नहीं है वो। बट अगर आपको 5000 कॉपीज चाहिए तो आपके पास एक ऐसा मशीन होना चाहिए जो उसकी 5000 कॉपी निकाल सके। तो कुछ इसी तरह की बात यहाँ पर भी हो रही है कि ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ना किसी भी वेक्टर का, वो कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है कि भाई जो लिंक्ड डीएनए होगा उसकी कितनी कॉपीज बनेंगी। ठीक है, तो अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में वाइडली यूज्ड पहला वेक्टर जो था वो था PBR322। अब देखो यहाँ पर भी एक अजीब सा एब्रीविएटेड नाम है, तो चलो इस नाम के पीछे की कहानी भी देख लेते हैं। P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड। जैसे मैंने इसके पहले ही बताया था कि कौन कौन सी चीजें हैं जो वेक्टर की तरह काम कर सकती हैं, जिसमें से एक था प्लाज्मिड, राइट। तो ये P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड। BR जो है ये साइंटिस्ट के नाम पे आया है, ये लेटर्स, क्योंकि ये जो वेक्टर था इसको पहली बार डिस्क्राइब किया था 2 साइंटिस्ट्स ने मिलकर, बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स। तो इस तरीके से ये नाम आया PBR। ठीक है, तो बच्चों अभी फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि एक वेक्टर में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। तो पहला फीचर हमने देखा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसका होना मस्ट है ताकि वो रेप्लिकेट कर सके होस्ट के अंदर और साथ ही साथ अपने लिंक्ड डीएनए को भी रेप्लिकेट करवा सके। ना इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी जरूरी है कि बच्चों हमने देखा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं, जो कटिंग का काम करते हैं, इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स काम कैसे करते हैं
कैसे करते हैं? अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ढूंढ के ही अपना काम शुरू करते हैं, राइट? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक साइट्स पे कट करते हैं, और कहां पे कट करेंगे वो कौन डिसाइड करता है? उनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इसका ये मतलब है कि ये जो हमारा वेक्टर है, इस वेक्टर के ऊपर ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट होने चाहिए, तभी तो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स काम करेंगे। और हमने ये भी देखा है कि अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं, ठीक है? तो अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप PBR322 को देखो, इसके स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखो, तो यहां पर आपको दिखेगा इको R1 का एक स्पेसिफिक रीजन है, वहां पर उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट है। उसी तरह से BAM-H1 का एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट है, उसी तरीके से SAL1 का एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट है, उसी तरीके से जो बाकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं इन सब के अलग अलग साइट्स हैं। इनफैक्ट इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अपना काम कर सके कटिंग का। तो बच्चों, अब हमारा अगला जो फीचर है दैट इज सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं? देखो, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है कुछ बच्चों को, हालांकि मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूंगी इसको आसान बनाने की। इनफैक्ट मैं इसको आसान बना दूंगी, ठीक है? तो सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, ये बताने से पहले मैं ये बताती हूँ कि कुछ होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, मतलब ऐसे जीन्स जिनको एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? एंटीबायोटिक बोले तो एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, कैनामाइसिन, तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं हमारे वेक्टर को, जो कि है PBR322। अगर आप PBR322 को देखो तो इसके अंदर AMP और TET वाले रीजन्स आपको दिखेंगे। ये रीजन्स क्या है? ये ऐसे रीजन्स हैं जो हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट एम्पिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, अगेंस्ट ये वाला जो TET वाला रीजन है, ये एक ऐसा रीजन है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन, जो कि अगेन एक एंटीबायोटिक है, राइट? तो बोलने का मतलब है जो हमारा वेक्टर होता है ना, इस वेक्टर के अंदर कुछ ऐसे रीजन्स भी होते हैं जो एंटीबायोटिक से, जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? और इन रीजन्स का होना बहुत जरूरी है, और इन्हीं रीजन्स की बात हम करते हैं इन सिलेक्टेबल मार्कर्स। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर्स जो है किसी भी वेक्टर में पाए जाने वाले ऐसे रीजन्स होते हैं जो हमें ये डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अब देखो मैम, यहाँ पर आप फिर से दो नए टर्म लेके आए, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये क्या होते हैं? अब ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो अपने आप हमें समझ में आएगा ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, ठीक है? बट अभी के लिए सिलेक्टेबल मार्कर्स के इंट्रोडक्शन के लिए आपको इतना तो समझ में आया, वेक्टर के ऊपर पाए जाने वाला कुछ ऐसा रीजन जो हमें ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में डिस्टिंग्विश कराता है, उसे हम कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। अब ये कैसे करवाता है, क्यों करवाता है, ये सारी बातें अभी हम देखेंगे। तो चलो भाई, सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का मतलब ही क्या होता है इन जनरल, जैसे किसी ने नया हेयर कट करा लिया, किसी ने अपना पूरा ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लिया, तो हम क्या कहते हैं कि यार उसका तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है ना, मतलब पूरी तरह से वो इंसान बदल गया हो, है ना? तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जब हम एक फॉरेन DNA को इंट्रोड्यूस करते हैं एक होस्ट बैक्टीरियम में, तो अब उसके कई कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि जो होस्ट बैक्टीरियम है वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड रह जाए, उसको घंटा फर्क पड़ता है कि भाई तुमने क्या फॉरेन DNA डाला उसके अंदर, उसने उसको लिया ही नहीं, वो जैसा था वो वैसा ही रह गया। यानी कि पहले सिनेरियो में हमारा होस्ट बैक्टीरियम कैसा रह गया, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। दूसरे सिचुएशन में क्या हुआ, वो ट्रांसफॉर्म तो हुआ बट विथ नॉन रिकम्बिनांट वेक्टर, मतलब इसके अंदर देखो वेक्टर जो है वो घुसा तो सही, वेक्टर इंट्रोड्यूस तो हुआ, बट अगर बड़े ध्यान से देखो तो ये RDNA नहीं है, ये रिकम्बिनांट वेक्टर नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर हमारा जो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो मिसिंग है। तो वेक्टर तो चला गया इसके अंदर, बट इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है। तीसरा सिचुएशन, थर्ड सिनेरियो, ये बैक्टीरियम जो है हमारा, जो होस्ट बैक्टीरियम है वो ट्रांसफॉर्म हुआ विथ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक है?
तो ये 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। अब साफ साफ पता चल रहा है कि पहले सिनेरियो में हमें जो मिल रहा है दैट इज अ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जो ट्रांसफॉर्म हुआ ही नहीं है। दूसरे और तीसरे सिनेरियो में हमें जो मिल रहा है दे आर ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, ये बात समझ में आई? ग्रेट। अब देखो, अगर इन तीनों का बिहेवियर अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स में देखें तो कैसा होगा? ठीक है, अब मान लो जो पहला जो बैक्टीरिया है जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है उसको अगर हम एंटीबायोटिक में डाल दें तो क्या ये ग्रो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा यार, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, तो बैक्टीरिया ग्रो कहां से करेगा? तो पहले सिनेरियो में जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है वो ग्रो नहीं करेगा इन एंटीबायोटिक। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की, जो कि ट्रांसफॉर्म्ड है विथ नॉन रिकम्बिनेंट वेक्टर। ठीक है, चलो इसके साथ क्या होगा? अब ध्यान से सोचो, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या अलग है? इसके अंदर वेक्टर है। अभी अभी जैसे मान लो कि ये वेक्टर PBR322 है, हमने अभी अभी क्या देखा था, PBR322 में कुछ रीजन्स होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे कि PBR322 की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो वहां पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट रीजन होते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रीजन्स होते हैं। यानी कि ये जो सेकेंड सिनेरियो है, ये जो हमारा होस्ट बैक्टीरियम है जो कि ट्रांसफॉर्म्ड है विथ नॉन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया, ये एंटीबायोटिक में ग्रो कर सकता है प्रोवाइडेड जो एंटीबायोटिक है वो क्या है, या तो एम्पिसिलिन है या फिर टेट्रासाइक्लिन है, क्योंकि इसके पास इन्हीं के रेजिस्टेंट जीन्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ग्रेट। अब चलते हैं हम तीसरे सिनेरियो में, जहां पर बैक्टीरियम जो है ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो भी विथ रिकम्बिनेंट वेक्टर के साथ। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या हुआ है, जो वेक्टर है उस वेक्टर के एक रीजन में, एक सेक्शन में आके जुड़ गया है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जो है ना कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। क्या होता है, लेट अस सपोज, ऐसे इमेजिन करो, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना ये आके एम्पिसिलिन वाले रीजन में जुड़ गया है। हमारा जो प्लाज्मिड था ना, जो हमारा वेक्टर था, वेक्टर का जो एम्पिसिलिन वाला रीजन था, PBR322 का जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट रीजन जो था, वहीं पे जो है ये हमारा फॉरेन DNA जो है, यानी कि ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आके जुड़ गया है। ठीक है, इसके जुड़ जाने से क्या हुआ भाई, ये आके चिपक गया वहां पे, तो यानी कि वहां पर जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो अब नहीं होंगे, यानी कि ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो रीजन था वो इनएक्टिवेट हो गया। ठीक है, इनएक्टिवेट हो गया, यानी कि अब इसको एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली तो यानी कि इस थर्ड सिचुएशन में क्या होगा, ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम में तो ग्रो करेगा लेकिन एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएगा। यानी कि अब इसका क्या हो गया, एक जो साइड है ना वो ब्लॉक हो गया, और ब्लॉक किसने किया, किसने इनएक्टिवेट किया, किसने इनएक्टिवेट किया, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट ने इनएक्टिवेट किया। ठीक है, तो ये पूरे तीनों केसेस आपको समझ में आए। अब इन तीनों केसेस से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि भाई ये जो वेक्टर है ना हमारा, ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने PBR322 की बात करी, PBR322 के ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो रीजन्स हैं, इन रीजन्स की होने की वजह से हमको ये पता चल सकता है कि भाई कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। राइट, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होगा तो एंटीबायोटिक्स में भी वो ग्रो कर पाएगा, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। राइट, तो इस तरह के डिफरेंसेस की वजह से ये जो सिलेक्टेबल मार्कर्स, हम इन्हीं रीजन्स को कहते हैं जो रीजन्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स बनाते हैं, तो ये वाले रीजन्स का यही सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने थर्ड सिचुएशन देखा, वहां पर हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखी कि जैसे ही हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आके जुड़ा तो उसने एक रीजन को तो इनएक्टिवेट कर दिया, है ना, देखा ना हमने। तो चलो इस थर्ड सिचुएशन को थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आता है एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बड़े ध्यान से देखो, इंसर्शनल
इनएक्टिवेशन मतलब किसी चीज के इंसर्ट होने की वजह से किसी चीज का इनएक्टिवेट हो जाना। कौन सी चीज इंसर्ट होती है और कौन सा चीज इनएक्टिवेट होता है, देखो वही हमारे थर्ड सिनेरियो को थोड़ा डीप डाइव करेंगे। ठीक है, ये हमारा PBR 322 वेक्टर है जिसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स भी हैं और इसके अंदर हमारे पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स भी हैं, यानी कि ये दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स वाले रीजन्स हैं। ठीक है, अब जैसे ही एक फॉरेन जीन की एंट्री होती है तो मान लो कि यहाँ पर जो फॉरेन जीन एंट्री कर रहा है ये आके कहाँ पे चिपक गया, ये चिपक गया टेट्रासाइक्लिन TT वाले रीजन पे। तो इसके इंसर्ट होने से क्या हो गया, जो हमारा TT वाला रीजन है ना वो इनएक्टिवेट हो गया, राइट, बिकॉज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स जो हैं वो अब नहीं बन पाएंगे। वो वाला जो जीन बनाने का रीजन है वो तो अब ब्लॉक हो गया है, वो इनएक्टिवेट हो गया है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। दूसरी तरफ जो दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन वाला जो रीजन है, ये किस काम आएगा, ये काम आएगा टू डिस्टिंग्विश ट्रांसफॉर्मेंट्स, क्योंकि यहां पर क्या होगा, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स बनाएगा। तो जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, जो ट्रांसफॉर्म्ड हैं, वही लोग ग्रो कर पाएंगे, राइट क्योंकि जो ट्रांसफॉर्म्ड नहीं है वो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन मीडियम में तो ग्रो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब है ये जो एम्पिसिलिन वाला जो रीजन है, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाला रीजन है, ये क्या डिस्टिंग्विश करेगा, ये ट्रांसफॉर्मेंट्स को डिस्टिंग्विश करेगा फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ताकि ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो कर सके और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को हम एलिमिनेट करते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पता चल रहा है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, बताओ क्या है, इंसर्शनल एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत बार एनसीईआरटी में जब आप लाइंस रीड करते हो तो आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कॉन्सेप्ट ये हुआ कि भाई फॉरेन जीन की एंट्री हुई, फॉरेन जीन की एंट्री की वजह से मेरा एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो गया, लेकिन जो दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसका काम अभी भी क्या रहा, टू डिस्टिंग्विश द ट्रांसफॉर्मेंट्स, ताकि ट्रांसफॉर्मेंट्स को हम ग्रोथ का परमिशन दें, यानी कि ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो करते रहें और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो एलिमिनेट होते रहें। ठीक है, और बच्चों यही कॉन्सेप्ट है सिलेक्टेबल मार्कर्स का, क्योंकि ये जो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं ये क्या है, ये सिंपली इस वेक्टर के ऊपर ऐसे रीजन्स हैं जो रीजन्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन से ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं और वो ट्रांसफॉर्मेंट्स को ग्रो करने देते हैं, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनके ग्रोथ को एलिमिनेट करते हैं। इसीलिए इनका नाम रखा गया है सिलेक्टेबल मार्कर्स, क्योंकि इनका काम क्या होता है, सिलेक्ट करना, कि भाई जो ग्रो करने लायक है उनको ग्रो करने देते हैं, जो ग्रो करने लायक नहीं है उनको ग्रो नहीं करने देते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स। उम्मीद है कि आई ट्राई टू मेक इट सिंपल, आई ट्राई टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, है ना, क्योंकि बहुत बार बच्चे जब ये सिलेक्टेबल मार्कर्स वाला एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसको पढ़ के इवन आई एम कन्विंस्ड कि सिर्फ उस एक पैरा को पढ़ के सिलेक्टेबल मार्कर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, बट आई होप विद दिस एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों अभी तक में हम लोगों ने वेक्टर्स के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस किया। पहला फीचर था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा फीचर था यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स और तीसरा फीचर था सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के कितने टूल्स डिस्कस कर लिए, हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिटेल में डिस्कस कर लिया, हमने वेक्टर्स डिटेल में डिस्कस कर लिया, हमने लाइगेज भी डिस्कस कर ही लिया है। तो अब बारी आती है हमारे चौथे इंपॉर्टेंट टूल की, विच इज होस्ट। इनफैक्ट सिर्फ होस्ट बोलना काफी नहीं है, वी शुड से कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट क्यों? क्योंकि अब देखो बच्चों, आरडीएनए तो तैयार है, रिकम्बिनांट डीएनए हमारा तैयार है, कैसे बना वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब बारी है रिकम्बिनांट डीएनए की होस्ट सेल में एंट्री की। रिकम्बिनांट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर एंट्री मारनी है, जो आपको शायद लग रहा होगा कि बहुत आसान है, बट रियलिटी में इतना आसान है नहीं। रिकम्बिनांट डीएनए जो है वो डायरेक्टली होस्ट सेल के अंदर घुस नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि भाई होस्ट सेल क्या है, किसी भी और सेल की तरह वो भी एक सेल है जिसका एक सेल मेम्ब्रेन है, और वो जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बाई लेयर लिपिड स्ट्रक्चर है जो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है,
और ये जो फॉस्फोलिपिड वाला जो स्ट्रक्चर है ये नेचर में कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक बोले तो पानी से डर, पानी पसंद नहीं है इसको। और दूसरी तरफ हमारा जो डीएनए है इसका नेचर कैसा है, ये है हाइड्रोफिलिक। लो कर लो बात, डीएनए इधर हाइड्रोफिलिक है, सेल मेम्ब्रेन उधर हाइड्रोफोबिक है। तो इन सारे चक्कर में जो डीएनए है उसके लिए आसान नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री मारना। ठीक है, तो मतलब कहानी कुछ ऐसी हो गई कि भाई एक पार्टी चल रही है कहीं पर, अब आप वहां पे गेस्ट हो, गेस्ट मतलब आपको किसने इनवाइट नहीं किया बट आप उस पार्टी में जाना चाहते हो। ठीक है, तो ऑप्शन है कि भाई आपके पास एंट्री पास अगर है तो आप अलाउड हो अंदर जाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास एंट्री पास नहीं है लेकिन फिर भी आपको पार्टी के अंदर जाना है। तो क्या उपाय है, आप जा सकते हो किसी मीडिएटर के थ्रू, हो सकता है कोई जान पहचान मिल जाए, किसी के साथ सेटिंग हो जाए और उस मीडिएटर के थ्रू आपको पार्टी के अंदर एंट्री मिल सकती है। तो कुछ वैसी ही कहानी यहाँ पर है। यहाँ पर जो गेस्ट यानी कि जो आप हो वो कौन है, वो आरडीएनए है, रिकम्बिनांट डीएनए है, और पार्टी का जो वेन्यू है वो है होस्ट सेल। ठीक है, अच्छा अब इस आरडीएनए को होस्ट सेल के अंदर, पार्टी के अंदर एंट्री दिलाने में जो मीडिएटर मदद करेगा वो मीडिएटर है कुछ ऐसे टेक्निक्स जो आरडीएनए को होस्ट सेल के अंदर एंट्री देती है। तो अभी बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे टेक्निक्स की जिसके हेल्प से आरडीएनए होस्ट सेल के अंदर एंट्री मारता है। जहां तक कॉम्पिटेंट होस्ट की बात है, ये जो होस्ट सेल होता है इस होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है सो दैट इट कैन टेक अप आरडीएनए। तो चलो फटाफट से देखते हैं कुछ ऐसे टेक्निक्स। पहला जीन गन मेथड, दूसरा इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड एंड तीसरा माइक्रोपिपेट मेथड। तो सबसे पहले देखेंगे जीन गन मेथड। गन मतलब फायरिंग, तो यहां पर भी होती है कुछ फायरिंग। छोटे छोटे टंगस्टन के पार्टिकल्स को कोट कर दिया जाता है डीएनए से, जिसकी एंट्री करानी है यार, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को फायर किया जाता है विद अ वेरी हाई वेलोसिटी इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल, मतलब सीधा होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही इनको फायर कर दिया जाता है। तो ये होता है जीन गन मेथड, जिसे बायोलिस्टिक्स भी कहा जाता है। तो बच्चों अगला मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। मेथड के नाम पे ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोपोरेशन, यानी कि यहां पर हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का टू मेक द आरएनए एंटर इनसाइड द होस्ट सेल। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से, जो सेल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है, मतलब सेल मेम्ब्रेन की परमिट करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से हमारा जो आरएनए है वो फटाफट से सेल के अंदर घुस जाएगा। तो इसका एक प्रॉपर सेटअप होता है, जिस सेटअप के अंदर इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, जो कि एक डाईवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि Ca2+ जैसा एक डाईवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट होता है। फिर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, या फिर आप कह लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा होस्ट सेल है उस होस्ट सेल के मेम्ब्रेन के अक्रॉस भी एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, जिसके कारण हमारे होस्ट सेल के अंदर में जो है ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। और हमें तो पहले से ही पता है कि हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, आफ्टर ऑल उसमें फॉस्फेट आयन है। तो इस वजह से हमारा डीएनए जो है वो सेल मेम्ब्रेन के पोर्ट्स के थ्रू फटाफट से एंट्री मार लेता है इनसाइड द होस्ट सेल। हमारा तीसरा मेथड है माइक्रोपिपेट मेथड। माइक्रोपिपेट मेथड, पिपेट मेथड से ही समझ में आ रहा होगा कि यहां पर हम क्या करते हैं, आरडीएनए को डायरेक्टली होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं यूजिंग अ माइक्रोपिपेट। इस मेथड को इसी वजह से माइक्रो इंजेक्शन मेथड भी कहा जाता है। मतलब एक तरीके से ना जो आइटम को अंदर घुसाना है उसको सीधा का सीधा इंजेक्ट ही कर दो अंदर जहां डालना है ना, तो इसीलिए इसको कहा जाता है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि ये 3 ऐसे मेथड्स हैं जिसके हेल्प से हम आरडीएनए को होस्ट सेल के अंदर एंट्री दिलवाते हैं। ओके, तो बच्चों अब यहां तक हमने काफी सारे टूल्स तो डिस्कस कर लिए हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। अब चलो ये देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो ये पूरा प्रोसेस है इसके सारे स्टेप्स देखते हैं, और साथ ही साथ ये भी देख लेंगे कि हम कौन से स्टेप तक अभी तक पहुंचे हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या होता है, आइडेंटिफाइंग डिजायर्ड जीन। मतलब हमको जो जीन चाहिए उस जीन को तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, है कि नहीं। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, कट डीएनए। अब जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमको फॉरेन डीएनए से कट करना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के हेल्प से। जो हमारा वेक्टर डीएनए है उसको कट करना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से, ताकि ये वेक्टर डीएनए
और फॉरेन डीएनए का जो पीस है ये दोनों मिल करके बना सके आरडीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके बाद क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट किया जाता है इनटू द होस्ट सेल। इसके बाद क्या होता है, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके मल्टीपल कॉपीज बनाए जाते हैं और ये मल्टीपल कॉपीज बनाने में मदद करता है कौन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। इसके बारे में भी हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक फॉरेन जीन प्रोडक्ट। सो ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट एंड द लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, तो लास्ट के ये कुछ स्टेप्स अभी भी डिटेल में डिस्कस करना बचा हुआ है, तो चलो इसे भी क्यों छोड़े, इनको भी डिस्कस करेंगे। तो भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग के ये जो सारे स्टेप्स है जिसमें से काफी कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन शुरुआत से देखते हुए चलेंगे कि क्या क्या चीजें हमने डिस्कस नहीं करी है जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक ब्रॉड ओवरव्यू ले रहे हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, है ना। यानी कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि भाई हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट किधर है। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट तो डीएनए में ही लोकेटेड रहेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन मेरे को डीएनए को आइसोलेट करना है इन प्योर फॉर्म, मुझे सिर्फ डीएनए चाहिए। अब ये अपने आप में ही एक काफ़ी टीडियस टास्क है, क्योंकि हमारे बॉडी के सेल के अंदर डीएनए अकेला तो बैठा होता नहीं है, साथ में प्रोटीन्स रहते हैं, लिपिड्स रहते हैं, आरएनए रहते हैं। तो इन सब को हटा के मुझे सिर्फ और सिर्फ डीएनए चाहिए इन प्योर फॉर्म। तो चलो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मदद करती हैं टू आइसोलेट डीएनए। तो बच्चों हम नोटिस करते हैं कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो डीएनए आइसोलेशन में हमारी बहुत मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं कि डीएनए के अलावा जो बाकी सारे कंपोनेंट है ना, चाहे प्रोटीन्स है, लिपिड्स हैं, आरएनए है, इन सब का ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो चलो देखते हैं ऐसे लिस्ट ऑफ एंजाइम्स। तो पहला एंजाइम है सेल्यूलेज। सेल्यूलेज सेल्यूलोज के ब्रेकडाउन में मदद करता है। उसी तरह से पेक्टिनेज, ये पेक्टिन के ब्रेकडाउन में मदद करता है, और पेक्टिन जो है वो सेल वॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। काइटिनेज, ये काइटिन के ब्रेकडाउन में मदद करता है, और काइटिन जो है ये फंगल सेल वॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। प्रोटीएज, ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन में मदद करता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो डीएनए के काफी क्लोज कनेक्शन में पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, तो उनके ब्रेकडाउन में मदद करता है प्रोटीएज। इसके अलावा राइबोन्यूक्लिएज, ये आरएनए के ब्रेकडाउन में मदद करता है। एंड फाइनली लाइपेज, जो लिपिड्स के ब्रेकडाउन में मदद करता है। और लिपिड्स कहाँ पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं लिपिड्स, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं ये क्या करते हैं, डीएनए के अलावा जो बाकी चीजें हैं उन सब के ब्रेकडाउन में मदद करते हैं। तो जब सारी चीजें ब्रेकडाउन हो जाती है तो बचता क्या है, डीएनए। तो हम बड़ी आसानी से डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। तो भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक बार जब हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया तो हमारा अगला स्टेप क्या होता है, डीएनए कट करना। इसके बारे में काफी डिटेल में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी बस एक बार ऊपर से ओवरव्यू देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डीएनए कट करने में मदद करता है डीएनए सिजर्स, जिसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे फॉरेन डीएनए के स्पेसिफिक लोकेशन से उसे कट करता है, और इस तरीके से हमें हमारा डिजायर्ड कट पीस डीएनए मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हमें मिलते हैं, इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम सेपरेट आउट करते हैं यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद इल्यूशन के प्रोसेस को करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम वापस उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के हेल्प से हमारे वेक्टर डीएनए यानी कि प्लाज्मिड डीएनए को भी कट करते हैं, और प्लाज्मिड डीएनए और हमारा ये कट पीस डीएनए जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये दोनों मिल करके बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसे हम कहते हैं आरडीएनए। और ये दोनों मिल करके जब आरडीएनए बनाते हैं तो यहां पर इन दोनों को मिलाने में जो एंजाइम मदद करता है उसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। तो बच्चों अब अगला स्टेप आता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी कई बार ये बात बताई है कि हम सिर्फ ये नहीं चाहते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट एक ऑर्गेनिज्म में हो, हम चाहते हैं कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट उस ऑर्गेनिज्म के आने वाली प्रोजेनी में भी हमें दिखती रहे। और ऐसा होने के लिए हम क्या चाहते हैं कि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बनाई जाए। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज कैसे बनती है, बाय अ टेक्निक कॉल्ड पीसीआर, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीमरेज
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इस टेक्निक को पहली बार डेवलप किया गया था इन 1983 बाय कैरी म्यूलिस। तो इस टेक्निक के अंदर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि कोई भी एक पीस ऑफ डीएनए है या फिर डीएनए का एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के मल्टीपल कॉपीज बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं चलो देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को होने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट मतलब ये एक डीएनए का ऐसा स्ट्रैंड है जिसके अंदर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर हमारा डीएनए का जो वो वाला पोर्शन है जिसके हम मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हैं वो लोकेटेड हो, क्योंकि इसी डीएनए के बेसिस पर हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बना के इनके कॉपीज बनाएंगे। ठीक। नंबर 2 हमें ज़रूरत होगी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। इस एंजाइम का सबसे क्रूशियल रोल होता है इस प्रोसेस में। इस एंजाइम का काम क्या होता है, ये टेम्पलेट स्टैंड को रीड करता है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाता है। राइट, मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड जो दी हुई है इसी के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स बना के उनको जोड़ के नया स्ट्रैंड बनाता है। तो आप समझ ही सकते हो कि नया स्ट्रैंड का बनना तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पर मदद करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इनफैक्ट इस प्रोसेस को हमने काफी बारीकी से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले लेसन में भी देखा है। ठीक है, तो ये थी हमारी दूसरी ज़रूरत। और जो हमारी तीसरी ज़रूरत है, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें चाहिए पीसीआर के लिए, वो है 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स। प्राइमर्स क्या होते हैं? प्राइमर जो वर्ड है ये प्राइमरी से आया है। प्राइमर्स जो हैं ये समझ लो ऑलिगोटाइड से, ऑलिगो मतलब फ्यू, मतलब थोड़े बहुत न्यूक्लियोटाइड्स साथ में जुड़ करके बनाते हैं ऑलिगोटाइड्स। तो ऐसे छोटे छोटे ऑलिगोटाइड्स जो इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत करते हैं, मतलब ये जो मैंने बोला कि डीएनए पॉलीमरेज जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के पूरी स्ट्रैंड बनाता है, बट ये प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है? तो ये प्रोसेस शुरू होता है प्राइमर्स से। ठीक है, प्राइमर्स मतलब ये छोटे छोटे ऑलिगोटाइड्स पहले लग जाते हैं और उसके बाद इन प्राइमर्स के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज और नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता चला जाता है और पूरा स्ट्रैंड बनाता चला जाता है। ठीक है, अब ये प्राइमर्स जुड़ते कहाँ हैं? तो हमारे पास होता क्या है, पहले सबसे पहले हमारे पास एक डीएनए टेम्पलेट होता है। राइट, अब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, यानी कि एक स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। ठीक है, ये बातें तो हमें पता ही है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों ही स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे ये प्राइमर्स लगे होते हैं। राइट, तो दोनों ही स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड के कॉम्प्लीमेंट्री, 3 प्राइम एंड के कॉम्प्लीमेंट्री में ये जो हमारे ऑलिगोटाइड्स है या फिर ये जो प्राइमर्स हैं ये लगे होते हैं, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू कर देता है और उसके बाद यहाँ पर ये जो प्राइमर्स लगे हुए थे ये प्राइमर्स इस तरीके से पूरा जो है चेन बनाने लग जाता है बाय द एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के जो पीसीआर होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है, इसके अंदर हमें सबसे पहले एक डीएनए टेम्पलेट चाहिए, एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए और 2 सेट ऑफ प्राइमर्स चाहिए ताकि हम लोग इस चेन रिएक्शन की शुरुआत कर सकें। तो प्यारे बच्चों चलो अब हम लोग पीसीआर को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसे हम बच्चों कवर करेंगे 5 स्टेप में, जिसमें से पहला स्टेप है इनिशियलाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है इनिशियलाइजेशन, हम कौन सी चीज इनिशिएट कर रहे हैं, बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे हैं। इनिशिएट करने के लिए किसको एक्टिवेट करना पड़ेगा? डीएनए पॉलीमरेज को, एग्जैक्टली, क्योंकि ये एक ऐसा एंजाइम है जो इस पूरे प्रोसेस में सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है। ओके, अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज को हम एक्टिवेट करते कैसे हैं? हम हीट से एक्टिवेट करते हैं इसको। तो डीएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करने के लिए हम इसे हीट करते हैं फॉर 1 to 9 मिनट्स टू अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 96 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करना बच्चों की, हर एक स्टेप में जो टेम्परेचर है ना वो अलग होगा। तो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल है एट एवरी स्टेप ऑफ पीसीआर। ठीक है, तो ये था हमारा पहला स्टेप जिसमें हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हीट के हेल्प से हमने डीएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट किया एंड दिस इज इनिशियलाइजेशन। ठीक है, हमारा अगला स्टेप, स्टेप नंबर 2, दैट इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में हम क्या करते हैं कि डीएनए के जो ये 2 स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, तो ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं हम इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना चाहते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं हम? अब इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में
रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हम इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डिसरप्ट करते हैं, इनको हम तोड़ते हैं। कैसे? हीट से अगेन। तो यहाँ पर डीनेचुरेशन में हम इसको हीट करते हैं टू अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 98 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनिशियलाइजेशन से भी ज़्यादा हो गया अब टेम्परेचर, ताकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं दोनों स्ट्रैंड के बीच में वो टूटे और ये दोनों स्ट्रैंड जो है ये सेपरेट आउट हो जाए। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन। इसे हम डीएनए मेल्टिंग भी कहते हैं। डीएनए मेल्टिंग क्यों? ऑब्वियस सी बात है, हम टेम्परेचर को बढ़ा के किसी चीज़ को सेपरेट कर रहे हैं, तो इसीलिए डीएनए मेल्टिंग। अब इसके साथ हम पहुंच जाएंगे हमारे स्टेप नंबर 3 पे, विच इज एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब क्या होता है? टू रिकम्बाइन। मतलब यहाँ पर हम तोड़ फोड़ की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम किसी चीज़ को कंबाइन करेंगे या फिर बाइंड कराएंगे। तो एनीलिंग में क्या होता है कि ये जो दो डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हुए, इन दोनों स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे प्राइमर्स जाके जुड़ेंगे, बाइंड करेंगे। राइट, प्राइमर्स क्या होते हैं ये मैंने पहले भी बताया था। प्राइमर्स क्या होते हैं? ऑलिगोटाइड्स होते हैं। थोड़े बहुत न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के ऑलिगोटाइड्स बनाया जाता है, और ये ऑलिगोटाइड्स जो है, ये प्राइमर्स जो हैं, ये 3 प्राइम एंड के कॉम्प्लीमेंट्री जाके वहाँ पे बाइंड कर जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही प्राइमर्स जाके जुड़ जाते हैं, प्राइमर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं कौन? डीएनए पॉलीमरेज भी जाके बाइंड हो जाता है, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अपना काम चालू कर देगा। तो बेसिकली एनीलिंग वाले स्टेप में क्या हो रहा है? एनीलिंग वाले स्टेप में प्राइमर्स जाके बाइंड कर रहे हैं डीएनए के स्ट्रैंड्स के साथ, और डीएनए पॉलीमरेज भी जाके बाइंड कर रहा है ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। अब सोचने वाली बात है बच्चों, यहाँ पर चूंकि बाइंडिंग हो रही है तो हमें बहुत हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, क्योंकि जनरली हाई टेम्परेचर में चीज़ें टूटने लगती हैं। राइट, तो इस वाले स्टेप में एनीलिंग जो है ये होता है एट अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 50 to 65 डिग्री सेल्सियस। देखो, हर स्टेप का इसीलिए मैं टेम्परेचर मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि इस प्रोसेस में पीसीआर के हर एक स्टेप में जो टेम्परेचर होता है ना वो अलग होता है। तो इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, विच इज एलोंगेशन। एलोंगेशन वो स्टेप है जहां पर हमारे डीएनए की पूरी स्ट्रैंड अब प्राइमर के बाद बनती है। जो नई स्ट्रैंड्स बन रही है ना, इनके बनने का पूरा काम होता है एलोंगेशन में। और यहाँ पर ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज, ऑफ कोर्स। तो मतलब आप कह सकते हो कि डीएनए पॉलीमरेज एलोंगेशन वाले स्टेप में आके ना फुल फ्लेज्ड अपना काम शुरू कर देता है। इसका काम क्या होता है? वो जो प्राइमर किस एंड पे लगा था? एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड के कॉम्प्लीमेंट्री में प्राइमर लगा था। ठीक है, तो यानी कि जो नया स्ट्रैंड है उसमें प्राइमर किस एंड पे है? 5 प्राइम एंड पे है, ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री है। अब इस प्राइमर के बाद जो न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री बनते जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड, इनको जोड़ते हुए हमारा डीएनए पॉलीमरेज जो है ये हमें पूरे डीएनए की स्ट्रैंड बनाता चला जा रहा है। तो यानी कि ये जो डीएनए का जो स्ट्रैंड बन रहा है नया वाला, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बन रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से आप ये भी देख रहे हो कि एलोंगेशन वाले स्टेप में जो डीएनए पॉलीमरेज है ये अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देता है अपना, क्योंकि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो इसी स्टेज में होता है। एंड डीएनए पॉलीमरेज अपना बेस्ट एक्शन जो देता है वो किस टेम्परेचर रेंज में देता है? लगभग 75 to 80 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर रेंज में डीएनए पॉलीमरेज एकदम मस्त परफॉर्म करता है। ठीक है, अच्छा, इसी स्टेप में हम ये भी देखेंगे कि हम इसे पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों कहते हैं। पॉलीमरेज क्यों कहते हैं वो तो पता ही चल रहा है, डीएनए पॉलीमरेज इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चेन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चों अगर ध्यान से इस प्रोसेस को देखो, मान लो हमने शुरू किया था एक डीएनए से दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, दोनों स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गए। तो बेसिकली एक डीएनए से हमें क्या मिल गया? हमें 2 डीएनए मिल गया। अब इन दोनों डीएनए के भी फिर से स्ट्रैंड सेपरेट आउट हो जाएंगे। राइट, तो हमें फिर से टोटल कितने डीएनए मिल जा रहे हैं? 8 डीएनए। इन 8 डीएनए से हर एक से हमें फिर 2-2 मिलेगा। तो हमें इस तरीके से देखो, ये चेन रिएक्शन है, मतलब जो डीएनए की जो कॉपीज है ना वो मल्टीप्लाई होती चली जा रही हैं, और इसी वजह से इसे चेन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक, और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं हमारे आखिरी और 5वें स्टेप में, विच इज फाइनल होल्ड। फाइनल होल्ड नाम से क्या लग रहा है? फाइनल है भाई, लास्ट स्टेप है। होल्ड मतलब पकड़ के रखना, किसी चीज को स्टोर करना। यस, किसको स्टोर करेंगे? ऑफ कोर्स हमारी फाइनल प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है? मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए। यही तो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, है ना? ये जो ढेर सारे डीएनए की कॉपीज हमें मिली हैं,
इनको हम टेम्पररीली कुछ टाइम के लिए शॉर्ट टर्म स्टोरेज करते हैं इनका, और स्टोरेज भी एक प्रॉपर टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है। तो कौन सा टेम्परेचर पे स्टोर होता है ये? 4 to 15 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर रेंज में हम इन मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए को स्टोर करते हैं। अच्छा, ये जो मल्टीपल कॉपीज़ हमें मिलती हैं, इनको अगर हमें विजुअलाइज करना हो तो कैसे करेंगे? कोई बता सकता है इस सवाल का जवाब? क्योंकि इसको हमने किसी दूसरे टॉपिक में किसी दूसरे तरीके से डिस्कस किया है। क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इन डीएनए के फ्रैगमेंट्स को या इन डीएनए पीसेस को देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं? किसी के दिमाग में आंसर आया? नहीं आया? नहीं आया? आया? नहीं आया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्जैक्टली याद है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं और उसके बाद यूवी एक्सपोजर से और उसको स्ट्रेन करते हैं इथीडियम ब्रोमाइड से, और तब वो विजिबल हो जाते हैं, राइट? तो अगर विजुअलाइज हमें करना हो तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने अभी क्या देखा कि ये जो पीसीआर का पूरा प्रोसेस था, इसमें कुल मिला के 5 स्टेप्स थे। पहला स्टेप था इनिशियलाइजेशन, दूसरा स्टेप क्या था? डीनेचुरेशन, एग्जैक्टली, तीसरा था एनीलिंग, चौथा एलोंगेशन एंड पांचवा फाइनल होल्ड। तो इस तरीके से इन पांचों स्टेप के साथ हमारा जो ये पूरा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अगला जो हमारा स्टेप होता है इस पूरे जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस का, वो है इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट सेल। इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं, अब आप मुझे बताओगे, जिससे हम आरडीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करवाते हैं? कौन कौन से टेक्निक हमने डिस्कस करे थे? एक तो जीन गन मेथड, दूसरा इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड और तीसरा माइक्रोपिपेट मेथड। तो ये 3 मेथड्स होते हैं जिससे हम आरडीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करवाते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं ये डिपेंड करता है कि वेदर होस्ट सेल ने आरडीएनए को लिया या नहीं। ये भी हमने डिस्कस किया था, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के अंदर कि भाई किस केस में अगर वो उसको लेता ही नहीं है, आरडीएनए भले ही अंदर गया हो बट सेल ने उसको लिया ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड रह जाएगा। अगर उसने उसको एक्सेप्ट किया तो वो ट्रांसफॉर्म्ड होगा, राइट? तो इसीलिए ये डिपेंड करता है सेल के ऊपर वेदर इट टुक द आरडीएनए और नॉट। ठीक है, तो ये तो था हमारा ये वाला स्टेप। तो ये सारे स्टेप्स हमने पहले डिस्कस कर लिए, बट अभी चूंकि हम एक फ्लो में चल रहे हैं तो हम ये सारे स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे। तो बच्चों, अब इसी प्रोसेस के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमें क्या मिल गया? फॉरेन जीन प्रोडक्ट। फॉरेन जीन प्रोडक्ट बोले तो क्या? ये जो फॉरेन डीएनए था, यानी कि जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, वो हमने ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल तो दिया, बट हम चाहते क्या है कि वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टीप्लाई करे, वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सप्रेस हो। एक्सप्रेस होना इज मैंडेटरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वही जेलीफिश का एग्जाम्पल लूँ कि भाई जेलीफिश जिस जीन की वजह से ग्लो करता है, उस जीन को हमने फ्रॉग के अंदर डाल तो दिया, बट हम चाहते हैं कि फ्रॉग के अंदर जाके वो एक्सप्रेस हो, यानी कि वो जीन वो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स बनाए जिसकी वजह से वो ग्लो हमें देखने को मिले, राइट? तो इसका मतलब है सिर्फ उस जीन का जाना काफ़ी नहीं है, जीन का एक्सप्रेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है और टारगेट प्रोटीन्स का सिंथेसाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारा गोल क्या है इस स्टेप में? टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सारी चीज़ें तो हम हैंडल कर रहे हैं, राइट? पूरा टेक्नोलॉजी को हम हैंडल कर रहे हैं। तो यानी कि हम प्रोटीन सिंथेसाइज करना चाह रहे हैं ऑन अ लार्ज स्केल, और उसी के काम आता है बायो रिएक्टर्स। तो क्या होते हैं बायो रिएक्टर्स? तो बायो रिएक्टर्स लार्ज डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर को प्रोसेस करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, समझ आया? नहीं आया? अभी समझ में आएगा। तो लार्ज बोले तो कितना लार्ज? आप ऐसे समझ लो कि बहुत लार्ज वेसल्स जिनकी कैपेसिटी 100 लीटर से 1000 लीटर तक हो सकती है, इतने बड़े बड़े वेसल्स जिसके अंदर हम कुछ रॉ मटेरियल्स डालते हैं। ये रॉ मटेरियल्स क्या हो सकते हैं? ये माइक्रोबियल, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, सेल्स, कुछ भी हो सकता है, और इनको प्रोसेस करके हम कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि मान लो एंजाइम्स, राइट? तो ये जो प्रोसेस होता है वो इन बायो रिएक्टर्स के अंदर होता है। बायो रिएक्टर्स कई टाइप के होते हैं। तो बच्चों, ये जो बायो रिएक्टर्स हैं ये कई टाइप के पाए जाते हैं, जैसे कि एयरलिफ्ट बायो रिएक्टर, मिस्ट बायो रिएक्टर, स्टीयर्ड बायो रिएक्टर, मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर। तो ऐसे बहुत तरह के बायो रिएक्टर्स होते हैं। हालांकि यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे स्टीयर्ड बायो रिएक्टर। स्टीयर्ड बायो रिएक्टर, स्टर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मिक्स करना है, एग्जैक्टली। तो स्टिर्ड बायो रिएक्टर के कंस्ट्रक्शन को अगर आप देखो तो इनका जो मेन फीचर होता है दैट इज़ द स्टिरर, जिससे
मिक्सिंग की जाती है प्रॉपरली, क्योंकि ये जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं इनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनकी प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए ताकि ये प्रोसेस हो सकें, राइट। तो यहाँ पर ये मिक्सिंग भी इंश्योर करता है ये जो स्टिरर है, और साथ ही साथ ये इंश्योर करता है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो थ्रू आउट द बायोरिएक्टर, ठीक है। अगर इसके कंस्ट्रक्शन को बड़े ध्यान से देखो तो इसमें एक एजिटेटर सिस्टम है जिससे मिक्सिंग प्रॉपर होती है, एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, एक पीएच कंट्रोल सिस्टम है, साथ ही साथ एक ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी का भी सिस्टम है, राइट। ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम है जिसके थ्रू स्टेराइल एयर की एंट्री होती है। इतना ही नहीं, इसके में कई सारे सैम्पलिंग पोर्ट्स हैं ताकि कम वॉल्यूम में कल्चर को बीच बीच में पीरियोडिकली विड्रॉ कर लिया जाए। तो इस तरीके से एक ऐसा सा सेटअप बना होता है, एक फोम कंट्रोल सिस्टम भी होता है ना। तो इस तरह के बहुत सारे सिस्टम्स इन प्लेस हैं और इस तरह के एक सेटअप को हम कहते हैं स्टर्ड बायोरिएक्टर। तो बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग के आ चुके हैं हम बिल्कुल आखिरी स्टेप में, विच इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, ये पूरा एक टेक प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राइट। तो मतलब इट इज़ लाइक मैन्युफैक्चरिंग विद द हेल्प ऑफ सम रॉ मटेरियल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स जैसे जैसे हम देखते आ रहे हैं उसमें हमें काफ़ी सिमिलैरिटी दिख रही है वही उन्हीं चीज़ों की जो हमने बायोटेक्नोलॉजी के RDNA टेक्नोलॉजी में पढ़ा है ना। ओके, अब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हमारा आखिरी स्टेप है जिसमें जो हमारा फाइनल बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट हमें मिला, जैसे मान लो हमारा बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट हो सकता है एक एंजाइम, तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला इसकी फाइनल राउंड ऑफ प्यूरिफिकेशन। अब मान लो हमको एंजाइम चाहिए तो उसमें सिर्फ एंजाइम ही होना चाहिए, एंजाइम के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम रिमूव करते हैं जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। कैसे? फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन जैसे प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन में वो वैसे ही अलग हो जाएंगे जैसे चाय छलनी होती है, राइट। तो जो चाय की पत्ती है वो ऊपर रह जाती है, जो लिक्विड है वो नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा सेडिमेंटेशन के हेल्प से कर सकते हैं, भाई जो हेवी पार्टिकल्स है वो नीचे जमा हो जाएंगे, जो लिक्विड है वो हमें ऊपर मिल जाएगा। ये प्रोसेसेस एनीवेज आपको पता है, राइट। तो ये एक स्टेप होता है जिसमें हम जितने भी इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हटाते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट आइसोलेशन, मतलब अगर एंजाइम हम बना रहे थे तो एंजाइम को आइसोलेट करो, एंजाइम को अलग से निकाल लो बाकी सारी चीज़ों में से। प्रोडक्ट प्यूरिफिकेशन, एंजाइम को प्यूरिफाई करो ताकि उसमें कोई गंदगी, कोई भी अनडिज़ायरेबल क्वांटिटीज़, कोई भी अनडिज़ायरेबल चीज़ें प्रेजेंट ना हो। एंड फाइनली प्रोडक्ट पॉलिशिंग, जो भी एंजाइम है उसको एक फाइनल राउंड ऑफ पॉलिश दो ताकि हमारे पास एक प्यूरिफाइड पॉलिश्ड फाइनल प्रोडक्ट रेडी रहे, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के सारे स्टेप्स, ठीक है। तो इस पूरे लेसन में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस को, प्रिंसिपल्स को, किस तरीके से ये जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम जीन्स का मिक्स एंड मैच करते हैं उनके पीछे के प्रोसेसेस को समझा, किस तरीके से वो होता है वो सब कुछ समझा, और उसके बाद एक पूरा ओवरव्यू लिया हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस का। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो प्रोसेसेस है, इसको हम किस तरीके से ऐसे एरियाज में यूज़ करते हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में बहुत काम आते हैं। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा। आफ्टर ऑल आप लोगों की तरफ से बहुत हाई डिमांड था इस वीडियो का, और मुझे साथ ही साथ ये भी उम्मीद है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स ऑन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस हुए होंगे हमेशा की तरह क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो हमेशा की तरह आप कमेंट्स में लिख के बताओगे कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊंगी कुछ और बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग वीडियोस। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।